तो हमने पिछले डिस्कस लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स और न्यूमेरिकल जो है पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले पर V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू और इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले पर जो कि I इज इक्वल्स टू क्यू अपान टी होता है। ठीक है, इस पे हमने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 0.03 में डिस्कस किया। और आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो एक 10th के क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, श्योर है इससे क्वेश्चन आते हैं, या तो ये ला लिखने के लिए आएगा या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता क्या है, देखिए यहाँ दिया गया है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, according to Ohm's law we can say that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of a conductor when the physical conditions such as temperature remains same। कह रहा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कोई कंडक्टर है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट के डायरेक्ट जो करंट होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसमें इसके इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है ना, ओम्स लॉ कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि कंडक्टर के एंड्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो वो करंट जो है उस पोटेंशियल, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन कब ऐसा, इसमें भी एक केस मतलब सिचुएशन है जब इस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ वगैरह का रहेगी, सेम रहेगी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये कुछ और हो जाएगा, करंट कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स सेम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी तभी होगा जब फिजिकल कंडीशंस उस कंडक्टर की सेम रहेंगी तभी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अब मान लीजिए करंट इसमें से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तभी तक है जब तक इसमें फिजिकल कंडीशंस सेम है। जब इसकी फिजिकल कंडीशन डिफर कर जाएंगी तो ये जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद आइए हम V और I और V के बीच में ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। ठीक है, क्या है हमारा, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो जो V और I के बीच में ग्राफ बनेगा वो ऐसा लीनियर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लीनियर। और ये किसको शो करेगा, ये रेजिस्टेंस को। ये किसको शो करेगा, रेजिस्टेंस को। अच्छा, एक चीज इसमें भी और नहीं हमने नहीं देखा, देखिए ये जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यहां से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो क्या हो जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई चाहे 3×2 लिखिए तभी भी 6 होगा, चाहे 2×3 लिखिए तभी भी 6 होगा। वैसे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, वो भी ठीक है। जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ये भी एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो V इज इक्वल्स टू RI आएगा, जहां R क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है, I क्या है, I करंट है। ठीक, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम सिंपल से कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू RI क्या है, यही हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है भाई,
डिफिनीशन से कह सकते हैं, बाय डिफिनीशन वी कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल्स टू RI हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हटेगा तो इसकी जगह क्या आ गया, R आ गया, जहां R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं V इक्वल्स टू RI क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, इसके बाद आता है V और I के बीच में ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आता है V और I के बीच में ग्राफ। तो V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा, इससे एक लीनियर बनेगा। लीनियर ये क्या सोच कर रहा है, रेजिस्टेंस R को शो कर रहा है। ये जो ग्राफ बीच से निकली है लाइन, ये किसको शो कर रही है, रेजिस्टेंस को। तो अगर पूछे कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो यही वाला ग्राफ हमें ड्रा करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्राफ बिटवीन I एंड V हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ बिटवीन I एंड V, जहां I क्या है, करंट है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे V और I का ग्राफ था, वैसे I और V का भी होगा। देखिए ऐसे हमने ड्रा किया। ठीक है, जो पहले होता है उसको हम y एक्सिस पे लिखते हैं। जैसे V और I का हमसे पूछा था, तो हम क्या लिखेंगे, पहले V यहाँ लिखे, उसके बाद I। हमसे I V का पूछा था, यहाँ पहले I लिखेंगे फिर V। इसका भी ग्राफ ऐसे लीनियर जाएगा, ये भी क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम्स लॉ हो गया, V इक्वल्स टू RI, ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ग्राफ बिटवीन I एंड V भी हो गया। ठीक है, इसके बाद इसकी SI यूनिट क्या होती है और किस चीज़ को हम डिनोट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम होता है, OHM। ठीक है, और ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। क्या है, ओमेगा। ओम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है, और ओम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है। तो 1 ओम का फार्मूला होता है 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। ठीक, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन जो होगा, जो डिफिनीशन इसकी होगी वो हो जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, is said to be 1 ohm if 1 ampere of current, if 1 ampere of current flow through it, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। ठीक है ना, फ्लो थ्रू इट when the potential difference across the ends of conductor is 1 volt, कह रहा है कि 1 ओम हो सकता है जब the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flow through it when the potential difference the ends of a conductor is 1 volt। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, जब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओम। अगर किसी कंडक्टर से में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और हमने चेक किया वोल्ट मीटर लगा के कि उसमें वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 ओम। अगर कोई सिंपल सा पूछे कि 1 ओम क्या होता है, तो कहे जी किसी अगर कंडक्टर में या फिर किसी वायर में 1 ओम करंट फ्लो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर 1 वोल्ट सप्लाई, देन इट इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, ये भी डिफिनेशन कह सकते हैं। देखिए लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक सेकेंड डिफिनेशन है इसी 1 ओम की, इफ इन एनी कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ 1 वोल्ट सप्लाई, और इसमें जो सप्लाई आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा,
1 ओम कहलाएगा। ठीक, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद फैक्टर, वो फैक्टर जिस पर जो है हमारा रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड है, किस किस फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके बाद हम चल रहे हैं ये डिस्कस करने। ठीक है, तो सबसे पहले है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, इस पे कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। अब इसमें इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, पक्का रेजिस्टेंस होगा। ठीक, मैं बात कैसी कर रहा हूँ, वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है ना, मतलब वो फैक्टर जो जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, ठीक है, या फिर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पहला जो डिपेंडेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ पर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड हो सकता है। कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर, इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। ठीक है, जब मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ तक था अभी तक, ये पॉइंट B था, ये A था, अब हम थोड़ा बढ़ा दिए, C तक कर दिए, ठीक है ना, तो इतना बढ़ा। ठीक है, पहले से L था, अब इसका भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसका भी लेंथ तो है, मान लीजिए हम L डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R था, लेकिन जो ये दूसरा वाला हम बढ़ाए, इसमें भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहा होगा भाई। ये एक लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसमें रेजिस्टेंस R है। अब जब हम थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो वही कह रहा है कि जब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। पहले इस पूरे में R था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में R प्लस R डैश हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R डैश हो जाएगा। इसीलिए बोलता है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ठीक, फिर सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब चौड़ाई। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक, इसकी एरिया कितनी है, A है। ठीक है, अब जब हम इसकी एरिया इंक्रीज करेंगे भाई, तो इसको मोटा करेंगे भाई, जब इसको मोटा करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस श्योर है बढ़ेगा, श्योर है भाई बढ़ेगा, क्योंकि ये पतला था, ये मोटा है, इसका मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मोटा कंडक्टर है, ये कम मोटा कंडक्टर है। तो जब ज़्यादा मोटा कंडक्टर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस अपने आप ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो डिपेंड करेगा एरिया पर। ठीक है ना, तो यहाँ लेकिन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A है, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ठीक है ना, इतना समझिए बस, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एरिया पर डिपेंड करता है। ये भाई मोटा हुआ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, श्योर है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हम रेजिस्टेंस डिपेंडेंस की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। थर्ड क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, क्यों, ठीक है ना, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड रेजिस्टर्ड है, सिल्वर का वायर हो गया, नाइक्रोम का वायर हो गया, किस मटेरियल से बना है भाई, अगर सिल्वर से बना होगा तो उसमें कम रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है ना, और अगर नाइक्रोम का बना होगा, ये एलॉय है, ठीक है ना, इसमें भी कम होगा, सॉरी लेकिन ना, नहीं नाइक्रोम नहीं, सिल्वर का हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम का हो गया। ठीक है ना, तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसा मटेरियल होगा वैसे उसमें रेजिस्टेंस होगा। और आता है फोर्थ डिपेंडेंसी, क्या है, टेम्परेचर। ठीक है ना, जब टेम्परेचर को हम राइज करेंगे किसी मेटल में, तो उसमें जो है जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, व्हेन वी विल राइज द टेम्परेचर, when we will rise the temperature, then resistance of a metal increases, resistance of a metal increases। ठीक,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मेटल में टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस मेटल का वो भी राइज कर जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और एक चीज यहाँ भी जो आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हमने पढ़ा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो आर इज इक्वल टू रो इंटू 1/a आ जाएगा। ठीक है ना, जहां रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इसको बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी। इस ये भी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू यल अपान ए। ठीक है ना, इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो कल हम जो है ओम्स लॉ और जो आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपान ए है, ये सब मतलब जितने फार्मूले हमने आज पढ़े हैं इन सभी पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।